आप सभी का स्वागत है। ये क्लास विशेष क्लास है जिसका अनाउंसमेंट पहले हम कर चुके हैं। ये क्लास या ये कार्यक्रम जो संचालित हुआ है आपके इस चैनल पर और आपके ऐप पर, वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो यूपीएससी मेंस लिखने जा रहे हैं या यूपीपीसीएस मेंस लिखने जा रहे हैं। दोनों आसपास ही हैं, इसलिए दोनों को इसमें शामिल किया गया है। ये क्लास पूरी तरह से निःशुल्क है। आप इसको ऐप पे भी पा सकते हैं और इस क्लास से आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ये जीएस से रिलेटेड है। जीएस में जो आपका पोर्शन होता है, हिस्ट्री एंड कल्चर का पोर्शन होता है, वहाँ से जुड़े हुए हैं और मेंस से जुड़े हुए हैं, मुख्य परीक्षा से जुड़े हुए हैं, जिसकी घोषणा हम पहले ही कर चुके हैं। इसमें करना क्या है, वे छात्र जो यूपीएससी जा रहे हैं और यूपीपीसीएस में जा रहे हैं, उनके लिए मेंस के क्वेश्चंस हम लेंगे। उसको कैसे लिखना है, और जैसे आप जानते हैं कि लिखने के लिए दो बातें होनी चाहिए। एक तो कंटेंट आपका ठीक ठीक हो, विषय वस्तु की ठीक ठीक समझ हो, और उसको कैसे आपको लिखना है। तो इन दोनों बातों पर हम चर्चा करेंगे। जिन विद्यार्थियों को यदि कोई समस्या है तो मुखर्जी नगर में वो शनिवार को शाम को 3 से 5 के मध्य एक नंबर आपको दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। पहले अनाउंसमेंट जो हमने किया उसमें दिया गया है, उस पर आप व्हाट्सएप करें और सीधे मिल सकते हैं। आप अपने उत्तर लेखन को चेक भी करवा सकते हैं। जो बच्चे दिल्ली के बाहर से जुड़े हुए हैं वो उसी नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे और उनके उत्तर को हम देख लेंगे। यदि कोई समस्याएं होंगी तो उनको हम फ़ोन से बातचीत करके उनको हम सुलझा देंगे। तो आइए इस कार्यक्रम की हम शुरुआत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में जो क्वेश्चन लिया गया है वो यूपीपीसीएस 2022 का प्रश्न है। सामान्य सा प्रश्न है, लेकिन जैसे हमने आपको बताया है, सामान्य को भी आपको विशिष्ट बनाना होता है अपने कंटेंट के माध्यम से और अपने लेखन के माध्यम से। ये प्रश्न है, पहले प्रश्न को देख लेते हैं। मौर्यकालीन कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। इंग्लिश में इसको देख लीजिए, डिस्क्राइब द मेन फीचर्स ऑफ आर्ट एंड कल्चर ऑफ मौर्यन पीरियड। ये प्रश्न है। हमने आपको बताया है, अनेक बार बताया है कि हिंदी को आप इंग्लिश में जरूर देख लें। वैसे इस प्रश्न को हिंदी में समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही है। ये बात हम इसलिए कहते हैं कि आप जब यूपीएससी देने जाते हैं तो वहाँ जो ट्रांसलेशन होता है उसकी थोड़ी कठिनाइयाँ होती हैं विद्यार्थियों को, ये हमने देखा है। इसलिए आपको इंग्लिश वर्जन पढ़ना ज़रूरी है। दूसरी बात हम आपसे ये कहते हैं कि मेंस का उत्तर लिखने से पहले उस प्रश्न को कम से कम 2-3 बार आप पढ़ें। लेकिन यहाँ उसकी भी बहुत ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो विषय है वो पहली बार में समझ में आ रहा है। मौर्यकालीन कला के बारे में पूछा है, स्थापत्य कला के बारे में पूछा है और उसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सीधे सीधे आपको डिस्क्राइब करना है, सीधे सीधे आपको वर्णन करना है। इसमें कहीं कोई आलोचनात्मक प्रश्न आपसे नहीं पूछा गया है, उसकी बात हम करेंगे। तो जैसे हमने आपको बताया है कि दो बातें होती हैं। एक तो आपको विषय को ठीक ठीक समझना, और विषय को ठीक ठीक समझने के बाद उनको लिखने की एक विशिष्ट शैली को अपनाना अच्छे नंबर पाने के लिए, ये दो बातें आपको जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोग मौर्यकालीन कला को समझ लेंगे। इस क्लास में हम, इसलिए इसको क्लास हमने कहा है, कि इस क्लास में हम उस विषय वस्तु को भी समझेंगे। अगर आपको विषय वस्तु ही ठीक ठीक नहीं पता होगा तो उत्तर कैसे आप अच्छा लिखेंगे, और जब अच्छा उत्तर नहीं होगा तो नंबर कहाँ से मिलेंगे, सफलता की कोई बातें नहीं होगी। तो सबसे पहले हम लोग मौर्यकालीन कला को समझेंगे, मौर्यकालीन कला और उसकी स्थापत्य कला के बारे में समझेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। मौर्यकालीन कला। जब आप प्राचीन काल का अध्ययन करेंगे तो प्राचीन काल के अध्ययन में ऐतिहासिक काल के संदर्भ में, प्राचीन काल को भी आप जैसे बांटते हैं, आदि ऐतिहासिक काल जैसे हड़प्पा वगैरह, प्राग ऐतिहासिक पाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। ऐतिहासिक काल का सामान्य सा अर्थ है। हम इसलिए ये बात कर रहे हैं कि हो सकता है कोई नया विद्यार्थी भी हमारी बातों को सुन रहा हो। वैसे ये क्लासेस पूरी तरह से डेडिकेटेड है
मेंस लिखने वाले विद्यार्थियों के लिए। लेकिन अगर कोई बच्चा पहले भी सुनना चाहता है, अपने डेवलपमेंट को करना चाहता है, तो जो पहले का विकास है वो या तो ऐतिहासिक काल के पहले आधे ऐतिहासिक काल का होगा या उसके पहले प्रागैतिहासिक काल का होगा, प्री हिस्टोरिक पीरियड होगा या प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड होगा। अगर आप हिस्टोरिक पीरियड की बात करें, जिसकी बात होती है 600 BC से, उसके बाद अगर आप कला के विकास को देखें तो ऐतिहासिक काल में ये पहला काल है। ऐतिहासिक काल में मौर्य काल पहला काल है जिसमें ये कला के संदर्भ में आपको महत्वपूर्ण विकास दिखाई देगा। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। आगे जब आप आगे का अध्ययन करेंगे, आप पुष्ट मौर्य का अध्ययन करेंगे, मौर्योत्तर काल का अध्ययन करेंगे, गुप्ता पीरियड का अध्ययन करेंगे, तो तुलनात्मक अध्ययन आपको करना होगा। इतिहास की तैयारी कैसे करें, इसमें हमने बहुत विशिष्ट ढंग से आपको इस बात को समझाया है। वो भी फ्री क्लास आपके ऐप पर उपलब्ध है, द हिस्टोरिका IAS के, और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। उसको आप ज़रूर देखें। कैसे तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, मौर्य काल के विकास को, कला के विकास को कैसे मौर्योत्तर काल के कला के विकास से जोड़ेंगे, कैसे गुप्त काल के विकास से जोड़ेंगे, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न मेंस में तुलनात्मक ढंग से भी पूछे जाते हैं। यद्यपि उसकी यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं जिस प्रश्न को हमने लिया है, क्योंकि इस कार्यक्रम में वही प्रश्न हम लेंगे जो आपके UPSC में या UPPCS में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम लेंगे। अब यहाँ पर पहले हम मौर्यकालीन कला को समझेंगे। तो मौर्यकालीन कला के विकास के संदर्भ में जो भी विकास है, जो भी विकास दिखाई देता है, उसको दो भागों में बांटकर समझा जा सकता है। इस कला के विकास को दो भागों में, 2 पार्ट में करके देखा जा सकता है। पहला जो भाग है, पहला भाग उस विकास से जुड़ा हुआ है जो सीधे सीधे राज्य, राजा और उसके दरबार से जुड़ा हुआ है। यानी राजा से जुड़ा हुआ है, राज्य से जुड़ा हुआ है, राजकीय प्रयासों के द्वारा कला का जो विकास हुआ है उसका अध्ययन करेंगे। इसलिए आप उसको राजकीय कला कह सकते हैं, दरबारी कला कह सकते हैं। तो ये आपका हो जाता है राजकीय कला। और दरबारी कला। और दूसरा भाग वो भाग होगा जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। एक राजा और दरबार से जुड़ा हुआ है और एक आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इसलिए आप उसको लोक कला कह सकते हैं। लोक कला जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। अब इनको पहले समझना होगा, यही आपका कंटेंट बनेगा, विषय वस्तु बनेगा। मौर्यकालीन कला में क्या क्या लिखना है, उसको लिखने से पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग राजकीय कला को समझेंगे, दरबारी कला को समझेंगे। तो आइए हम देखते हैं राजकीय कला में क्या क्या शामिल होने वाला है। राजकीय कला मौर्यकालीन, इसमें जो शामिल होगा, सबसे पहले आप भवन स्मारक का उल्लेख करेंगे स्थापत्य कला के अंतर्गत। जो भवन स्मारक है वो बहुत विशिष्ट है। भवन स्मारक स्थापत्य कला के अंतर्गत यानी बड़ी बड़ी महलों की चर्चा हुई है, कौटिल्य के द्वारा भी हुई है, यूनानी लेखकों के द्वारा भी हुई है। और न केवल चर्चा हुई है, यद्यपि पुरातात्विक साक्ष्य भी मिले हैं, तो उसको आप यहाँ पर लिखेंगे। ये मौर्यकालीन जो प्रासाद बनते थे, मौर्यकालीन जो प्रासाद का मतलब महल, जो प्रासाद बनते थे वो मुख्य रूप से लकड़ी के बने होते थे। लकड़ी का प्रयोग होता था, पत्थरों का प्रयोग होता था। और जैसा आप जानते हैं कि मौर्य काल ऐतिहासिक काल के संदर्भ में पहला काल है। जिस बात की हम चर्चा कर रहे हैं, इन शब्दों का बड़ा विशेष महत्व होता है। पकी ईंटों का प्रयोग पहली बार दिखाई देता है। या तो आपने हड़प्पा काल में देखा जो कि आद्य ऐतिहासिक काल है, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, या ऐतिहासिक काल में मौर्य काल में पहली बार पकी ईंट का प्रयोग हो रहा है। तो पकी ईंटों का प्रयोग। तो ये जो भवन स्मारक हैं, प्रासाद हैं, इनकी चर्चा साहित्यिक स्रोतों में है, जैसे कौटिल्य ने चर्चा किया। आप इन फैक्ट को लिख सकते हैं। यूनानी जो यात्री हैं, जैसे आप जानते हैं कि प्राचीन काल के इतिहास लेखन में जो विदेशी यात्री हैं उनका विशेष महत्व है।
और विदेशी यात्रियों में भी आप जब ऐतिहासिक स्रोतों का अध्ययन करते हैं तो अलग अलग आप अध्ययन करते हैं। यहाँ पर जिनकी चर्चा करेंगे यूनानी लेखकों की चर्चा करेंगे। तो यूनानी लेखकों ने भी मौर्यकालीन इन प्रासादों की चर्चा किया है, यूनानी लेखक। और इनमें से भी आप मेगास्थनीज की चर्चा कर सकते हैं, मेगास्थनीज, और स्ट्रैबो की चर्चा कर सकते हैं। मेगास्थनीज पालिब्रोथा, पाटलिपुत्र को पालिब्रोथा कहता है कि पालिब्रोथा में एक भव्य राजप्रासाद, उसकी वो बात करता है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो राजकीय कला है उसमें जो भव्य भवन है, प्रासाद है, उसकी चर्चा आप अपने उत्तर में करेंगे। अब इसकी पुरातात्विक साक्ष्य भी है। पुरातात्विक साक्ष्य पटना के पास एक स्थल है, ये पटना में ही आजकल आप कह लें कुम्भरार है, और एक बुलंदी बाग है, यहाँ से साक्ष्य मिले हैं। यहाँ से लकड़ी के खंभों के साथ 80 खंभों के साक्ष्य मिले हुए हैं। आप इसको फिगर में देख सकते हैं, यानी पुरातात्विक प्रमाण है। जैसा आप जानते हैं, ऐसा ये खंभे, ये महल के खंभे, ऐसा ये पुरातात्विक साक्ष्य भी है। तो इनको भी आप देख सकते हैं, इसकी चर्चा आप अपने उत्तर में करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि आज के इतिहास लेखन में तुलनात्मक अध्ययन होता है, और तुलना का मतलब अगर आप हिस्टोरियोग्राफी से देखें, एक काल की तुलना दूसरे काल से है ही, लेकिन जब स्रोतों के संदर्भ में बात करते हैं तो वहाँ भी तुलनात्मक अध्ययन होता है। साहित्यिक साक्ष्यों को पुरातात्विक साक्ष्यों से मिलाकर देखे जाने की परंपरा डेवलप हुई है। अगर कोई बात साहित्यिक साक्ष्य में उपलब्ध है और उसको पुरातात्विक साक्ष्य से वेरीफाई हो जाती है तो कहीं कोई संदेह नहीं हो जाता है, प्रामाणिक बात हो जाती है। तो इस संदर्भ में बड़ी प्रामाणिक बातें ये हैं जो मौर्यकालीन कला में आपको उल्लेख करना है। दूसरी बात जो आपको करना है, दूसरी बात आप इनको जो बताएंगे राजकीय कला के अंतर्गत, पहली बात भवन स्मारक, दूसरी बात आप स्तूप के बारे में बता सकते हैं, स्तूप कला के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है स्तूप, और अगर आप जब भी आपको स्तूप कला के बारे में अलग से अध्ययन करना होता है या लेखन करना होता है, क्योंकि अपने आप में अलग से प्रश्न स्तूप कला के बारे में बनता है मेंस में, लेकिन यहाँ मौर्यकालीन कला के अंतर्गत आप देखें तो स्तूप शब्द तो वैसे ऋग्वेद में भी प्राप्त होता है। जो चिताओं की उड़ती हुई लपटें हैं, अग्नि है, उसको स्तूप कहा गया है। लेकिन महात्मा बुद्ध से ये विशेष रूप से जुड़ा हुआ है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी जो अस्थियां हैं, अवशेष है, उनको 8 भागों में बांट दिया गया था, और एक द्रोण नामक ब्राह्मण थे, उन्होंने 8 भागों में बांट करके इसके अलग अलग व्यक्तियों को सौंप दिया, उन पर स्मारक बनी, उन्हें स्तूप कहा गया। तो स्तूप के बारे में मौर्य काल में विशेष विकास हुआ है, इसको आप देखिए। वैसे अगर आप देखें स्तूप कला का जो संरचना है, आप बताएंगे मौर्यकालीन में विशेष विकास हुआ, और ये जो विशेष विकास हुआ है ये अशोक के समय में, अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। परंपरा में तो ये कहा जाता है कि अशोक ने 84,000 स्तूप, शब्दों पे ध्यान रखना, आप ऐसा नहीं कह सकते कि उसने 84,000 स्तूप बनवाए, क्योंकि पुरातात्विक साक्ष्य नहीं है इतने सारे, लेकिन परंपरा में ऐसा कहा जाता है। अगर आप पुरातात्विक दृष्टि से देखें तो आप जैसे सारनाथ का धर्मराज का स्तूप, बाद में इसका और डेवलप हुआ दूसरे काल में, गुप्त काल में, तक्षशिला का, इनके उदाहरण आप लिखेंगे। कला का वर्णन करना है तो बिना तथ्यों के नहीं बनेगा। वैसे हमने हमेशा आपसे बात किया है कि मेंस में विचारों का ही महत्व होता है, हिस्टोरियोग्राफी का महत्व होता है, लेकिन यूपीपीसीएस में जो ये प्रश्न आया है इसमें आपको कला के वर्णन के संदर्भ में ये उदाहरण आपको देने पड़ेंगे, उनको आप नोट डाउन कर लीजिए। सारनाथ तक्षशिला, यहां से धर्मराज का स्तूप, इसके बाद आप लिख सकते हैं जैसे सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप, और बोध गया का जो स्तूप है वो मूल रूप से ऐसा माना जाता है
विकास तो बाद में हुआ, महास्तूप ये बने, लेकिन ऐसा माना जाता है कि मूल रूप से अशोक के समय में ये बने थे। अब इनकी चर्चा करने के बाद, स्तूपों को बताने के बाद, जब आप स्तूप कला का अध्ययन करेंगे तो स्तूप के प्रकारों को, कि कैसे दैहिक स्तूप है, पारिभौगिक स्तूप है, संकल्पित स्तूप है, उसकी चर्चा वो बाद में करेंगे। यहाँ पर आपको मौर्य काल के स्तूपों के बारे में, स्तूप के बारे में बातें बताते हुए कौन कौन से उदाहरण आपको देना है। अच्छे नंबर पाने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि स्तूप को एक डायग्राम के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से भी दिखा सकते हैं। 2-3-4 सेकेंड लगेंगे बनाने में, ये आपको प्रैक्टिस करना होगा। जैसे आप स्तूप को जब आप अध्ययन करते हैं तो किस तरह से आप पाते हैं, एक चबूतरे की आकृति होती है जिसको मेदी कहते हैं, इसके ऊपर एक उल्टी कटोरी की आकृति होती है, हेमीस्फीयर है, टेक्निकल थोड़ा एरर है, आप इसको देख लेंगे, जिसको अंड कहते हैं। इस पर एक ऊपर का चपटा भाग होता है, एक धातु पात्र बना हुआ होता है जिसको हर्मिका कहते हैं, हर्मिका, और इसके ऊपर एक छत्र लगी होती है, छत्र, जिसको यष्टि कहते हैं। और 3 जो है इस छड़ी के ऊपर 3 या 5 छत्र बने होते हैं जिसको छत्र कहते हैं। एक रेलिंग से इसको घेर दिया जाता है, इस रेलिंग को वेदिका कहते हैं, वेदिका। इसके चारों ओर घूमने का एक रास्ता होता है जिसको प्रदक्षिणापथ कहते हैं। तो आप इसको अच्छे नंबर पाने के लिए ऐसा ड्रा कर सकते हैं। बहुत 1 से 1 मिनट में सारा हो जाएगा, हमने बिल्कुल इसको देखा हुआ है। आप सीधे सीधे बनाएंगे, करना क्या है, इन शब्दों को आपको लिख देना है, विद इन अ मिनट ये आपका तैयार हो जाएगा। अब इसमें आप स्तूप कला की चर्चा करने के बाद मौर्यकालीन कला जो है उसमें आप भवन स्मारक की चर्चा कर रहे हैं, स्तूपों की चर्चा कर रहे हैं, और स्तूप कला की चर्चा करने के बाद जो अगली बात आप बताएंगे वो क्या बताने वाले हैं, उसमें आप बताएंगे गुहा कला के बारे में, गुहा कला, केव आर्ट के बारे में। अब गुहा कला यानी गुफा कला भी आप कह सकते हैं, ये मौर्य काल के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। बौद्ध भिक्षु जो हैं, जैन भिक्षु भी जो हैं, आजीवक हैं, वो गुफाओं में रह रहे, एक प्रकार से निवास स्थल हैं। इसमें क्या होता था कि एक बड़ी पहाड़ी को काट करके अंदर उसका विकास होता था, बहुत महत्वपूर्ण है। तो मौर्य काल में गुफा कला का विकास विशेष महत्व रखता है, जिसकी चर्चा आप करेंगे। अगर इसको आप देखें समझने के लिए, इन चित्रों को आप देखें, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे इसको आप पहले देखिए, ये आपकी पहाड़ी है और इस पहाड़ी को काटा गया है, ये प्रवेश द्वार है और अंदर इस प्रकार का विकास है। इसका जो द्वार है वो देखिए कितना अलंकृत है, बहुत बढ़िया से बनाया गया है। तो आप गुफा कला के बारे में भी आप बता सकते हैं। अब गुफा कला में जैसे हमने बताया कि मौर्य काल की कला के विकास से जुड़ा हुआ है, आप कुछ उदाहरण दे दीजिए। ये जो विकास है ये मुख्य रूप से अशोक के समय से जुड़ा हुआ है। अब अशोक ने कुछ गुफाएं बनवाई हैं, उनकी चर्चा आप कर सकते हैं। जैसे सुदामा गुफा बनाया अशोक ने, जैसे कर्ल चौपड़ की गुफा बनाई है, और विश्व झोपड़ी, ये विश्व झोपड़ी लिखा हुआ है, वाह है विश्व झोपड़ी की गुफा, ये अशोक के समय। और आजीवक संप्रदाय के मानने वाले लोगों को उन्होंने दान कर दिया, बराबर की पहाड़ी पर ये बने हुए हैं। इसके बाद जो अशोक का पौत्र है दशरथ, वो भी बराबर की पहाड़ियों पर एक गुफा बनाता है जो बहुत प्रसिद्ध है, लोमस ऋषि गुफा, लोमस ऋषि गुफा। और नागार्जुनी पहाड़ी पर एक और गुफा बनाता है जिसको गोपिका गुफा कहते हैं, गोपिका गुफा।
गोपिका गुफा कहते हैं। तो ये उदाहरण आप बता सकते हैं। आप ऐसे हमने फिगर में भी आपको ये सब बताया है। तो गुफा कला मौर्यकालीन कला के संदर्भ में विशेष महत्व रखता है। अब राजकीय कला की जो चर्चा हम कर रहे हैं मौर्यकालीन कला के अंतर्गत, उसमें उस कला की बात करेंगे जो मौर्य काल में यूनिक है। वह विकास सिर्फ मौर्य काल से ही जुड़ा हुआ है, आगे उसका विकास नहीं देखा जाता है। थोड़ा सा विकास गुप्त काल में हुआ है, लेकिन वह मौर्य काल जैसा नहीं है। मैं स्तंभ कला की बात कर रहा हूँ। वहाँ लौह स्तंभ जरूर मिला है, लेकिन जिस प्रकार का विकास पाषाण स्तंभ का यहाँ हुआ है वो आगे नहीं होता है। तो उस विशिष्ट विकास की बात करेंगे जो मौर्य काल से जुड़ा हुआ है, और वो है स्तंभ कला। वो है स्तंभ कला। तो स्तंभ कला में पूरा स्तंभ होता है। दो तरह के स्तंभ हैं, एक तो सिंपल है और दूसरी क्या है, बड़े ही कलात्मक है। यानी ऊपर वो ऐसा भाग बना हुआ है जैसे उल्टे आप कहते कमल जैसे होता है, घंटे की आकृति होती है, उस पर कोई पशु वगैरह बना हुआ, तो बहुत सुंदर है, कलात्मक है, बहुत चिकनी है, या पॉलिश इसमें किया गया है और आज तक वो पॉलिश बनी हुई है। आप समझ सकते हैं आप कैसे मौर्य पीरियड और कैसे 2023 में हम बातचीत आपसे कर रहे हैं, और आज के समय से और कितना लंबा गैप, फिर भी वैसी ही पॉलिश बनी हुई है। एक कास्मक पत्थर के थे। चुनार जो मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ से इनका विकास जुड़ा हुआ है, वहाँ के पत्थरों से है। इतने बड़े बड़े इतने लंबे पत्थरों का, एक आसमाक पत्थरों का काटना, पॉलिश करना, और पूरे मौर्य काल में ये पाए गए हैं। लगभग 30 की संख्या बताई जाती है इनकी, यद्यपि कुछ की पुरातात्विक साक्ष्य नहीं प्राप्त है। लगभग 30 ये स्तंभ प्राप्त हुए हैं। और इनमें क्या होता था कि राजकीय आदेश लिखे जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि ईरानी कला का इसमें प्रभाव है। कुछ विद्वान यूनानी कला की बात भी करते हैं, यानी मौर्य कला में विदेशी प्रभाव के भी तत्व है, जिसकी चर्चा आप कर सकते हैं। तो इस स्तंभ कला की चर्चा आप अपने उत्तर में करेंगे। अब स्तंभ कला में थोड़ा सा स्तंभों को देखें कैसे क्या है। देखिए ये स्तंभ बना हुआ है, बहुत ही सपाट, लेकिन इसमें कहीं ऊपर कला का विकास ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप इसको आप देखिए, दो तरह के स्तंभ हैं। आप यहाँ पर देखिए कोई चित्र बना हुआ है, और ये चित्र किसके हैं, इसको इसको देखिए, इसके देखिए चित्र कौन से बने हुए। जैसे एक संकिसा में जो स्तंभ मिला हुआ है, संकिसा, वहां ये हाथी का, एलिफेंट, हाथी का बड़ा कलात्मक है। स्तंभ के ऊपर ये भाग बना हुआ है। इसके बाद ये हाथी का आप चित्र देख रहे हैं। रामपुरवा में बैल मिला हुआ है, रामपुरवा में बैल मिला हुआ है। तो इस स्तंभ है, स्तंभ के ऊपर एक पट्टिका है, पट्टिका के ऊपर कोई पशु है। ऐसा आप अपनी राष्ट्रीय प्रतीक को देखिए कैसे चार सिंह बने हुए हैं, और चार सिंह ये सारनाथ से लिया गया है। ये भी स्तंभ जो वहाँ का है, उसके ऊपर जो चार सिंह मिले हुए हैं, मस्तक पर एक चक्र बना हुआ है, 32 तीलियां हैं, जो शक्ति पर धम्म की विजय का प्रतीक था। नीचे आप देखिए पशु बने हुए हैं, जिसमें हाथी भी है, बैल भी है, घोड़ा भी है, चारों ओर चक्र दौड़ते हुए हैं, बड़े उत्तेजित अवस्था में घोड़े वगैरह दिखाई दिए जा रहे हैं। उनके बीच में भी चक्र है, 24 तीलियां हैं। तो इस प्रकार का कलात्मक विकास दिखाई देता है यहाँ पर। तो इस कला को आप अच्छी तरह से समझेंगे और इनका अपने उत्तर में लेखन करेंगे। उदाहरण भी हमने आपको समझा दिया है। तो राजकीय कला में मौर्य कला का जो एक भाग है राजकीय कला, उसमें आप भवन स्मारक के बारे में चर्चा करेंगे, स्तूपों के बारे में चर्चा करेंगे, गुफा कला के बारे में चर्चा करेंगे, और स्तंभ कला के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद जैसे हमने बताया है कि मौर्यकालीन जो कला है उसके दो भाग हैं, एक राजकीय कला है और दूसरा आपका लोक कला है। तो लोक कला में क्या होता है, लोक कला का मतलब है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। अब कला का विकास आपने पाषाण काल में भी देखा कि मनुष्य में
कुछ ऐसी रचनात्मक वृत्ति होती है, ऐसा वो निर्माण करता है, वो हम उसको कला के रूप में जानते हैं। कुछ म्यूजिक, संगीत के बारे में, नृत्य के बारे में, चित्र के बारे में, और यहाँ मूर्तियों के बारे में, स्थापत्य के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये जो विकास जुड़ा हुआ है, इसमें क्या क्या लिखेंगे? इसमें आएगा आपका जैसे जैसे मूर्तिकला। मूर्तिकला, अब मूर्तियां बहुत मिली हैं मौर्य काल से जुड़ी हुई, और जैसे दीदारगंज से एक मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्ति है। बहुत सारे स्थल से जो उत्खनन हुए हैं, बहुत मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। मिट्टी की मूर्तियां हैं और पत्थरों की मूर्तियां भी हैं। अब मिट्टी की मूर्तियां जो टेराकोटा है, पकी मिट्टी की मूर्ति है, वे साक्ष्य मिले हैं, पत्थर की मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो ये मूर्ति कला का आप उल्लेख कर सकते हैं, उदाहरण आप दे सकते हैं। इसके अलावा मन के, कलात्मक मन के, इनकी बात आप कर सकते हैं। मन के, मन के, इसके अलावा कुछ विशिष्ट इनके बर्तन भी मिले हैं, उसकी चर्चा कर सकते हैं। और उसमें NBPW, विशिष्ट बर्तन, NBPW, NBPW, उत्तरी काले पालिशदार मृदमान, हिंदी में आप लिख लेंगे, नादर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, उत्तरी काले पालिशदार मृदमान, इसकी चर्चा आप कर सकते हैं। कुछ यक्ष यक्षिणियों की मूर्तियां मिली हैं, यक्ष और यक्षिणी, उसकी चर्चा आप कर सकते हैं। यक्ष यक्षिणी की मूर्ति, यक्षिणी यहां मैं लिख देता हूं, यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति। तो लोक कला में ये आप बता सकते हैं, मूर्तियों के बारे में बता सकते हैं, मनकों के बारे में बता सकते हैं, विशिष्ट बर्तनों के बारे में बता सकते हैं, और यक्ष यक्षिणी की मूर्तियां वगैरह मिली हुई हैं, उनके बारे में आप बता सकते हैं। ये आम लोगों से जुड़ा हुआ था, आम लोगों के जीवन से जुड़ा हुआ था, आम लोगों के मनोरंजन से जुड़ा हुआ था। यहाँ से आप ऐसा देख सकते हैं। कुछ मूर्तियों के आप ऐसे चित्र देख लीजिए, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब जैसे यक्ष यक्षिणी की मैंने बात की, यक्ष की मूर्ति मिली है, यक्षिणी की मूर्तियां मिली हैं। कुछ और उदाहरण आप देख सकते हैं, कुछ और उदाहरण मूर्तियों के आप देख सकते हैं ऐसे। तो इस तरह से आप ये उदाहरण देख सकते हैं। तो यहाँ कुल मिलाकर के एक मौर्य कला की चर्चा मैंने किया है, और मौर्य कला में उसको हमने ऐतिहासिक कला में एक महत्वपूर्ण विकास के रूप में हमने देखा है, और दो भागों में बांट कर देखा है, राजकीय कला के बारे में और लोक कला के बारे में। अब आइए अपने प्रश्न पर। प्रश्न में का उत्तर कैसे लिखेंगे, कंटेंट की चर्चा मैंने किया है, विशेषताओं की सब चर्चा कर दिया है कि कोई विद्यार्थी ने अगर अध्ययन नहीं किया है तो इस क्लास के माध्यम से वह पूरा विषय अपना तैयार कर लेगा। और इतना हमने डिस्कस कर दिया है कि आपके उत्तर लिखने के लिए जो भी आप 200 शब्दों में लगभग लिखते हैं, तो 200 से 250 शब्द का जो आपका लक्ष्य होता है, उससे बहुत ज़्यादा हमने यहाँ उसकी चर्चा कर दी है हमने। अब यहाँ पर एक बात हमने आपको बताया है कि विषय को लिखने से पहले प्रश्न को 2-3 बार पढ़ना, उसको तोड़ना, लेकिन यहाँ इसकी बहुत ज़रूरत नहीं है। मौर्यकालीन कला सीधे सीधे ये महत्वपूर्ण है, विषय है। और स्थापत्य कला, कला स्थापत्य की बात हो रही है, प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करने की बात कर रहे हैं। तो आप कैसे उत्तर लिखेंगे उसको देखिए, अपना उत्तर प्रारूप कैसे बनाएंगे उसको थोड़ा सा देखिए। उत्तर प्रारूप बनाने के क्रम में मैंने आपको बताया है कि आपको छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना है, छोटे छोटे पैराग्राफ लिखना है। और पैराग्राफ जो है छोटे छोटे हों, और जब भी कभी ऐसा होता है कि उसमें कई तथ्य आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप की बातें हो रही हैं, तो आप उनको पॉइंट में भी लिख सकते हैं। ये क्या लिखना है अभी इसकी चर्चा हम करते हैं। ये जो पैराग्राफ हो, इसमें हर लाइन दूसरे लाइन से जुड़ी हुई हो, हर पैराग्राफ दूसरे पैराग्राफ से जुड़ा हुआ हो, इस प्रकार का उसमें लय हो। और जब भी आप पैराग्राफ चेंज करें तो एक लाइन से दूसरी लाइन के मध्य जो गैप होता है, ये डबल गैप लेंगे, 2 टाइम्स लेंगे।
अब यहाँ पर ये प्रश्न आपको लिखना है। इसमें सबसे पहले जैसे आपकी आदत होती है कि भूमिका कैसे बनाएंगे, तो हमने आपको क्या बताया है कि भूमिका सिविल सर्विसेज में इस प्रकार की बात मन से हटाइए। खास तौर से जो बच्चे बीए में करके आते हैं उनके मन में तो ये बात रहती ही रहती है कि हमको भूमिका बनाना है, लेकिन मैंने आपको अनेक बार स्पष्ट किया है कि यहाँ आपको टू द पॉइंट लेखन करना है। इसलिए भूमिका में हम हमेशा आपसे कहते हैं, एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं और वह शब्द है आपका विषय केंद्रित लेखन। विषय केंद्रित लेखन। अब यहाँ पर विषय क्या है? मौर्यकालीन कला। अब मौर्यकालीन कला को आप बताइए। आप विषय शुरू कर सकते हैं कि ऐतिहासिक काल में, जिसकी चर्चा मैंने किया है, ऐतिहासिक काल में जो मौर्य काल है, इस काल में हमें कला, स्थापत्य कला का महत्वपूर्ण प्रकार का विकास दिखाई देता है। पहली बार ऐसा शब्द भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो भूमिका बनाने के बाद सीधे सीधे आप आइए कि कैसे मौर्यकालीन कला को हम दो भागों में बांटकर देखेंगे। मौर्य कला को दो भागों में बांटकर हम देखेंगे। आप फ्लो चार्ट भी बना सकते हैं, ध्यान से समझना। कोई सारणी भी बना सकते हैं, और जैसे हमने आपको बताया है चित्र बना सकते हैं। स्तूप के बारे में जैसे यहाँ मैंने आपको समझाया, मानचित्र बना सकते हैं। मानचित्र जैसे अगर आपको इंडिया का मैप बनाना आता है तो आप बहुत ही कम समय में उसको बना करके, अब जैसे मौर्य राज्य की बात हो रही तो उसकी सीमाओं को आप दिखा सकते हैं एडिशनल। वैसे यहाँ उसकी बहुत ज़रूरत नहीं है कला में, लेकिन कोई नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि मौर्य काल की बात हम कर रहे हैं तो मौर्य काल उसको हमने दिखा दिया, मौर्य साम्राज्य हमने दिखा दिया। ये भी आपको बस बहुत 1 मिनट से भी कम समय में आपको काम करना है, इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए। ये चूंकि हम चर्चा कर रहे हैं इसलिए ऐसा लगता है बहुत समय लगने वाला है। बहुत एकदम बहुत जब आपकी तैयारी हो जाएगी आप देखेंगे जो आपकी टाइम लिमिट है उससे बहुत कम समय में ये पूरा हो जाएगा। अब मौर्यकालीन कला को हम दो भागों में बांटकर देखेंगे, राजकीय कला और दरबारी कला। अब इसके बाद आप राजकीय कला की चर्चा करें अगले पैराग्राफ में, और राजकीय कला के अंतर्गत भी छोटे छोटे, जैसे हमने बताया है 4 पॉइंट आपको लिखना है, तो छोटे छोटे 4 पैराग्राफ भी हो सकते हैं। भवन स्थापत्य के बारे में आप बात बताइए, उसके बाद आप स्तूपों के बारे में बात बताइए, चित्र बताइए, उसके बाद आप गुफा कला के बारे में बताइए, स्तंभ के बारे में बताइए उदाहरण के साथ, और उसके बाद आप लोक कला के बारे में, लोक कला के बारे में जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है। इसके बाद आपका निष्कर्ष आ जाएगा सीधा सीधा। निष्कर्ष में आप बता सकते हैं कि इस प्रकार स्पष्ट है कि मौर्य काल में कला के संदर्भ में महत्वपूर्ण प्रकार का विकास हुआ। इनमें ज्यादातर का विकास आगे के विकास से भी जुड़ा हुआ है। इसी पर आधारित मौर्योत्तर काल और गुप्त काल, आप मौर्योत्तर काल और गुप्त काल का विकास जुड़ा हुआ है। ऐसा पॉइंट आप बना सकते हैं तुलनात्मक ढंग से। आप ये भी लिख सकते हैं, जैसे हमने बताया है कि मौर्यकालीन कला पर ईरानी प्रभाव भी देखा जा सकता है, यूनानी प्रभाव भी देखा जा सकता है। यद्यपि इसकी सीमाएं हैं, मौर्यकालीन कला पूर्ण रूप से भारतीय कला है, इसका थोड़ा बहुत प्रभाव जरूर माना जा सकता है, ऐसी बात आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप निष्कर्ष निकालेंगे। तो ये तो एक चर्चा हुई है प्रश्न की जो आपके एग्जाम में पूछा गया है यूपीपीसीएस 2022 में। आप सब लोग इस कार्यक्रम से जुड़िए, उत्तर लेखन करिए। एक नंबर हमने आपको दिया है, उसके माध्यम से आप टच में रहिए। मुखर्जी नगर में एवरी सैटरडे 3 to 5 तो हम आपसे मिलेंगे ही, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है विद्यार्थियों को, हमारे बहुत सारे जो पुराने विद्यार्थी हैं, तो मैं बीच में भी आपको टाइम देता रहता हूँ, आप मिल सकते हैं। लेकिन पहली बार अगर आपको मिलना है तो आपको व्हाट्सएप करना है 9695889700 पर। ये नंबर नोट कर लीजिए। बाहर के बच्चों ने भी ऐसा उन्होंने इच्छा जाहिर किया है फ़ोन करके, तो इस पर अपना आप मैसेज करिए, अपने बारे में लिखिए, अपना उत्तर इस पर भेजिए।
और उसको पढ़ने के बाद जो ज़रूरी बातें होंगी, सुधार की बातें होंगी, वो हम आपसे, अगर आप मुखर्जी नगर में हैं तो सीधे मिल करके, तो फ़ोन के माध्यम से हम आप तक वो बातें बताएंगे। तो सब लोग जुड़े, आप अपना ऐप भी डाउनलोड कर लीजिए, बहुत सारी कक्षाएं वहाँ पर उपलब्ध हैं। आपके कार्यक्रम सब शुरू हो चुके हैं, मेंस के कार्यक्रम, वर्ल्ड हिस्ट्री के कार्यक्रम, मॉडर्न हिस्ट्री के कार्यक्रम, उनसे भी आप अपना जुड़े और उसका लाभ अपना उठाएं। ठीक है, फिर अगले क्लास में हम फिर नए प्रश्न के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।